हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान का इतिहास, जो कि DSSB PRT में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा इसके पिछले वीडियो में हमने DSSB PRT के लिए जो भी CDP का सिलेबस है उसको पूरा डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लें, क्योंकि तैयारी करने से पहले सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आप सिलेबस वाला वीडियो ज़रूर देख लें, उसके बाद इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो मनोविज्ञान का इतिहास है वो आपसे पूछा जाएगा, और साथ ही जो संप्रदाय हैं मनोविज्ञान के वो भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान का इतिहास। तो आज इसी पर बात कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। तो बात यदि हम मनोविज्ञान की करें तो मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी का शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतर है, जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों, एक तो साइकी और लोगोस से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर अगर इसके अर्थ की बात करें तो लोगोस का अर्थ होता है विचार करना या फिर अध्ययन करना, और साइकी के अर्थ की यदि बात करें तो भिन्न भिन्न समय पर इसका अलग अलग अर्थ देखा गया है। जैसे कि इसको पहले आत्मा का विज्ञान कहा जाता था मनोविज्ञान को, और फिर मन का विज्ञान कहा गया। इस तरीके से साइकी का जो अर्थ है वो आत्मा या मन हो सकता है। तो इस तरीके से जो मनोविज्ञान है, यानी कि जो साइकोलॉजी है, वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो साइकी और एक लोगस, जो कि ग्रीक वर्ड है। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा मनोविज्ञान की यदि बात करें तो इसका जो अतीत है वो काफ़ी लंबा है, लेकिन इतिहास की बात करते हैं तो ये बहुत छोटा है। ये एक कथन है, और ये कथन कहा है एबिंगहास ने। इसके अलावा जो मनोविज्ञान है हमारा, ये पहले किस रूप में जाना जाता था, उसके बाद धीरे धीरे इसमें क्या बदलाव आए हैं, इसकी अगर बात करें तो मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। यानी कि इसकी जो मनोविज्ञान की प्रथम अवस्था है, या फिर हम ये कह लें कि इसको सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसको सबसे पहले जाना जाता था आत्मा का विज्ञान के नाम से। लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास की बात है। और इसके जो समर्थक हैं वो है प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट। तो ये भी आपको याद रखना है कि मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहते थे, और लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास की बात है। और इसके जो समर्थक हैं वो प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट हैं। लेकिन बाद में फिर जो आत्मा का विज्ञान है इसमें काफ़ी मतभेद उत्पन्न हुआ, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती, तो आत्मा का किस तरीके से अध्ययन किया जाए, इस तरीके से कई सारे विचार मतभेद उत्पन्न हुए। तो फिर इसको धीरे धीरे, इसकी जो दूसरी अवस्था है, इसे मन का विज्ञान कहा गया 17वीं से 19वीं शताब्दी तक। और इसके जो समर्थक हैं वो थे पंपोनॉजी। फिर उसी तरीके से इसमें भी मतभेद हुआ कि क्योंकि हमें मन भी तो दिखाई नहीं देता, तो मन का भी अध्ययन किस तरीके से, मतलब उसका भी अध्ययन संभव नहीं है। तो मन के अध्ययन के बाद फिर इसकी जो तीसरी अवस्था है, यानी कि इसे चेतना का विज्ञान कहा गया 19वीं शताब्दी में। 19वीं से 20वीं शताब्दी तक की बात करें, और इसके जो समर्थक थे वो थे वुंट, यानी कि विलियम वुंट और विलियम जेम्स। तो ये चेतना के विज्ञान के समर्थक थे, यानी कि इसको इन्होंने चेतना का विज्ञान कहा मनोविज्ञान को। इसके अलावा सन 1892 में विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा ये हो सकती है कि ये चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। मतलब जो विलियम जेम्स थे, उन्होंने 1892 में एक परिभाषा दी, और उन्होंने ये बताया कि मनोविज्ञान की जो सर्वोत्तम परिभाषा है वो ये हो सकती है कि ये चेतना की विभिन्न, ये से मतलब है यहाँ पर कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। यानी कि कुल मिलाकर के इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया। लेकिन इसमें भी मतभेद उत्पन्न हुए, क्योंकि जो चेतना होती है वो भी हम, मतलब उसका भी जो अध्ययन है वो करना संभव नहीं है, क्योंकि चेतना भी हमें दिखाई नहीं देती। उसके अलावा जो चौथी अवस्था आई, व्यवहार का विज्ञान, यानी कि वर्तमान में इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है मनोविज्ञान को। तो जो चौथी अवस्था थी व्यवहार का विज्ञान, 20वीं शताब्दी से अब तक व्यवहार का विज्ञान ही इसे माना जाता है। और इसके जो जनक हैं वो हैं वाटसन, यानी कि व्यवहार के विज्ञान के जनक किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है वाटसन को।
और सबसे पहले 1905 में मैकडूगल ने लिखा था, मतलब इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान की सबसे अच्छी और विस्तृत परिभाषा उसे सजीव प्राणियों के आचरण के सकारात्मक विज्ञान के रूप में समझने के द्वारा दी जा सकती है। मतलब 1905 में मैकडूगल ने एक जो परिभाषा दी थी और उन्होंने ये बताया था कि जो मनोविज्ञान की सबसे अच्छी परिभाषा हो सकती है वो ये हो सकती है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम सजीव प्राणियों के आचरण के सकारात्मक विज्ञान के रूप में समझें, यानी कि प्राणियों के जो भी व्यवहार हैं या जो भी आचरण हैं उनको समझें या उनका अध्ययन किया जाए। तो ये मैकडूगल की परिभाषा है, इसको भी याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा है। इसके अलावा 20वीं शताब्दी के आरंभ में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया कि मनोविज्ञान पहले क्या थी और फिर उस चेंज हो करके अब वर्तमान में क्या है। अब हम देख लेते हैं मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं। तो जैसे कि मनोविज्ञान का स्वरूप चेंज होता चला आया है, उसी से रिलेटेड एक परिभाषा है जो कि दी है वुडवर्थ ने, और इन्होंने परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा था कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, क्योंकि पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। यानी कि पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया और वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यानी कि अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो ये परिभाषा है वुडवर्थ की। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो व्यवहार के जनक हैं, मतलब व्यवहार के विज्ञान जो बताया है वो वॉटसन ने बताया है, लेकिन जो ये परिभाषा है ये परिभाषा वुडवर्थ की है। तो जिस तरीके से चेंज हुआ, यानी कि पहले आत्मा, उसके बाद मन, फिर चेतना और अब व्यवहार का विज्ञान है। तो ये परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। उसके बाद आगे अगली परिभाषा देख लेते हैं। तो मानव एवं पशु व्यवहार का अध्ययन है। ये मॉर्गन ने कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो मानव एवं पशु व्यवहार का अध्ययन है। यानी कि कुल मिलाकर के जो भी मनुष्य या पशु जो भी व्यवहार करते हैं उसका अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। और साथ ही वॉटसन ने इन्होंने तो कहा ही है कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। तो इसको याद रखना है। उसके बाद मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित है। ये बोरेन ने कहा है। और जो अगली परिभाषा है, मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहारों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब जो मनोविज्ञान है वो जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये कहा है जिम्बार्डो ने। कुल मिलाकर के ये सभी वैज्ञानिक जो कि व्यवहार को ही महत्व देते हैं, यानी कि व्यवहार का अध्ययन करना ही या व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ये कहा हिलगार्ड तथा एटकिंसन ने। तो ये परिभाषा भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा वुडवर्थ की एक और परिभाषा है कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का विज्ञान है। एक मैकडूगल की परिभाषा है, उसको भी देख लेते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। तो अभी मैंने एक पीछे परिभाषा बताई जो कि वॉटसन की थी। वॉटसन ने बताया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, और यदि आचरण भी उसी में सम्मिलित कर दिया जाए तो ये मैकडूगल की हो जाएगी। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इस तरीके से याद रखना है कि आचरण और व्यवहार यदि रहेगा तो ये मैकडूगल की होगी, सिर्फ व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है तो वो वॉटसन की होगी। इसके अलावा अगली परिभाषा देख लेते हैं कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। तो ये भी याद रखना है, ये बोरिंग ने दी है। और अगली जो परिभाषा है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो व्यवहार के साथ साथ यदि अनुभव की भी बात कर दी जाए तो ये परिभाषा हो जाएगी स्किनर की। और जो अगली परिभाषा है, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज, यानी कि वैज्ञानिक खोज की बात कर दी जाए तो ये परिभाषा किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी मन की परिभाषा। इसके अलावा जो अगली परिभाषा है, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष होगा। यहाँ पर मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। तो प्रत्यक्ष मानव व्यवहार यानी कि ये परिभाषा हो जाएगी हमारी गैरिसन की। तो इन परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी कि कुल मिलाकर के जो जीवित प्राणी है या मनुष्य, मतलब प्राणियों के अंदर वह सभी आ जाएंगे, व्यक्ति या पशु पक्षी जो भी हैं, तो उनके जो भी व्यवहार हैं उनका अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है।
उसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की यदि हम बात कर लें तो पहला शिक्षा मनोविज्ञान जो थे, मतलब पहले शिक्षा मनोवैज्ञानिक वो रूसो थे। और इसके अलावा बाल केंद्रित शिक्षा के जो जनक हैं वो भी रूसो हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। और शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला 1889 में स्टैनले हॉल द्वारा रखी गई थी। तो ये भी याद रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान, पहले शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो रूसो थे। और बाल केंद्रित शिक्षा के जनक रूसो हैं। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक जो आधारशिला है ये 1889 में स्टैनले हॉल के द्वारा रखी गई थी। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई, इसकी वास्तविक शुरुआत की यदि बात करें तो 1920 में थॉर्नडाइक की एक पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी से हुई थी। किसकी? शिक्षा मनोविज्ञान की। यानी कि इसकी एक औपचारिक आधारशिला तो 1889 में स्टैनले हॉल के द्वारा रखी गई थी, लेकिन इसकी जो वास्तविक शुरुआत है वो 1920 से मानी जाती है, जो कि थॉर्नडाइक की एक पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी से हुई थी जिसकी शुरुआत। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो थॉर्नडाइक ही हैं, क्योंकि इन्हीं की पुस्तक से इनकी शुरुआत मानी जाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी थॉर्नडाइक को माना जाता है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की भी कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, उनको देख लेते हैं। मनोविज्ञान के सिद्धांत व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। ये परिभाषा है कार्लसनिक की। तो इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान के जो भी सिद्धांत हैं और सिद्धांत व परिणाम का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अगली परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। तो ये है क्रो एंड क्रो की, यानी कि क्रो एंड क्रो जो है ये व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक जो कुछ भी मनुष्य सीखता है, जो भी अनुभव प्राप्त करता है, तो वो जो कुछ भी उसने सीखा उसी का सीखने का वर्णन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ये परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। अगली परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षा तथा अधिगम से संबंधित है। ये स्किनर की है और ये परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वाली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछी गई है, तो दोनों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा जो अगली परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। तो ये परिभाषा है ट्रो की। ये सारी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको याद कर लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे और एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगी। उसके बाद अगली परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यानी कि क्रमबद्ध अध्ययन की बात करते हैं स्टीफन। तो ये परिभाषा स्टीफन की है, इसको भी याद रखना है। और अगली परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका मुख्य संबंध सीखने से है और ये मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। तो ये परिभाषा है सारे व टेलफोर्ड की। इसके अलावा जो अगली परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण यानी कि छात्रों को जो कुछ भी सिखाया जाता है, जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, उसका क्रमबद्ध अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। और ये परिभाषा है जॉन एवं ट्रेवर्स की। उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो 17वीं शताब्दी में कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग याद रखेंगे। और 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट ने बनाई थी। वैसे ये सभी को पता होगा शायद, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट ने खोली थी। क्योंकि इन्होंने पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की खोली थी, इसी वजह से इन्हें ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो डेट आपको याद रखनी है 1879 और जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। इसके अलावा सबसे पहले बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण
किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था पेस्टोलॉजी ने, जो कि 1774 में। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, बेबी बायोग्राफी, और इन्होंने अपने ही 3 से 5 वर्ष के पुत्र पर अध्ययन किया था, और उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी थी, बेबी बायोग्राफी। इसके अलावा 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला, जो कि चलाया था स्टेनले हॉल ने, यानी कि स्टेनले हॉल ने बाल अध्ययन की बात की थी। और इस वजह से बाल अध्ययन आंदोलन के जो जन्मदाता हैं वो स्टेनले हॉल को ही माना जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक पत्रिका भी प्रकाशित की थी उसी टाइम, जो कि थी साइकोलॉजिकल शेमेनरी। और ये जो पत्रिका थी इनकी स्टेनले हॉल की, इन्होंने इसको प्रकाशित किया था 1891 में। और इसका जो उद्देश्य था वो था बाल विकास संबंधी लेखों का प्रकाशन करना, मतलब उस पत्रिका में बाल विकास संबंधी लेखों को प्रकाशित किया जाता था। इसके अलावा प्रथम बाल गृह की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1887 न्यूयॉर्क में। और इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था बाल अपराधियों को सुधारना। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें, यानी कि भारत में मनोविज्ञान का जो आधुनिक काल है ये कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है 1916 से, जिसकी शुरुआत हुई थी कोलकाता विश्वविद्यालय। और ये शुरुआत किसने की थी? तो ये शुरुआत की थी NN सेन गुप्ता ने। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और कल की वीडियो में हम बात करेंगे जो मनोविज्ञान के कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं उनके बारे में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।